चलिए, तो आज हम लोग भारत के भूगोल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी तक के पीएससी व्यापम द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सब क्वेश्चन से लगभग 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और पूरे इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर मैं शामिल किया हूँ। मतलब कि लगभग हर एक टॉपिक से 5-10 प्रकार से क्वेश्चन मैं यहाँ पर उठा कर लाया हूँ। ठीक है, तो इसको एज ए टेस्ट आपको देना है। थ्योरी हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है। आज की इस क्लास में क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन है उसको फटाफट हम लोग सॉल्व करने की मतलब सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन या फिर हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ऐप में चेक करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फोल्डर बना करके मैं सबको डालते जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा 8770183315, ये हमारा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर भी, वहाँ पर मैसेज करिए, आपको फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हम सभी को पता है क्या, गोवा है सबसे छोटा राज्य। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा बड़ा राज्य है? राजस्थान है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना कितना दिया है, 3287,663 है, 3287,326 है, 3287,623 और 3287,263। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? कौन कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन सा राज्य आता है आपका। इधर जैसे कि हम पश्चिम से चालू करते हैं तो गुजरात है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा है, मिजोरम है। इस प्रकार से हम लोग 8 राज्यों को देखते हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए, पांचवा क्वेश्चन, भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये भारत को जो हम लोग मैप देखते हैं ना, इस प्रकार से इसका ये पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो इस प्रकार से हम लोग अंतर देखने को मिलता है, मतलब इस समय में दोनों में अंतर कितना है ये बोला जा रहा है। मानकर चलो यहाँ पर 6 बज गया है, तो यहाँ पर क्या टाइम रहेगा ये हमसे पूछा रहा है। हालांकि टाइम तो हमारे भारत के लिए जो आईएसटी है एक ही रहेगा, मतलब आईएसटी के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा होता है, उसके आधार पर हम लोग टाइम को डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर देखें सूर्योदय और सूर्य अस्त को अगर हम देखें तो लगभग 2 घंटे का हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर अगर सूर्य उदय हो चुका है तो यहाँ पर सूर्योदय नहीं रहेगा, मतलब नहीं हुआ रहेगा, इधर अंधेरा रहेगा, ऐसा टाइप है। मतलब कि लगभग 2 घंटे का डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम 2 घंटा। देखिए, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट है ये बोला जा रहा है। तो ये 9 राज्य है। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन सा 9 राज्य है, इस प्रकार से बनाकर देखेंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ शुरू करिएगा, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, यहाँ पे बीच में गोवा आएगा, है ना, फिर यहाँ पर केरल रहेगा, तमिलनाडु रहेगा, आंध्र प्रदेश रहेगा, उड़ीसा रहेगा, फिर यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से 9 राज्य यहाँ पर आता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप अरब अरब सागर में मूंगा मतलब खाली स्थान मूंगा द्वीपों का एक समूह है। कितने मूंगा द्वीप यहाँ पर है? तो लक्षद्वीप में 36 मूंगा द्वीप हमको देखने को मिलता है ना। इस प्रकार अगर देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी द्वीप देखते हैं ना, इसकी संख्या है 36। ठीक है, और यहाँ पर 572 के आसपास इधर हम लोग अंडमान और निकोबार के आसपास जो द्वीप समूह है उसको देखते हैं। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए कि भारत में कुल द्वीप समूह की संख्या कितनी है। ठीक है, भारत में कुल टोटल द्वीप समूह की संख्या कितनी है, आपको कमेंट करके बताना है। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का विषय है, कौन सा विवाद का विषय है? भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन से, ये एक द्वीप है, न्यू मेरा द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसको मतलब इस द्वीप को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है, विवाद की स्थिति बना हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी की जो मुहाना है ना, गंगा नदी न बोल के हुगली नदी बोलेंगे, तो उसका जो मुहाना है मेघना बोलो। ठीक है, तो हुगली मेघना इस प्रकार से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहां उसके मुहाना में हमको एक द्वीप देखने को मिलता है, न्यू मेरा द्वीप। उसी द्वीप को लेकर के भारत और बांग्लादेश में क्या है, विवाद चल रहा है। देखो, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं धारवाड़ चट्टान जो होता है उसमें सबसे ज्यादा खनिज देखने को मिलता है। अरब सागर में स्थित द्वीप है, अरब सागर में स्थित कौन सा द्वीप है? देखो क्या क्या दिया है, लिया बेट दिया है, हरिकोटा दिया है,
श्रीहरिकोटा, अंडमान निकोबार दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो अलिया बेट है ना, ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, बाकी सब देखेंगे तो इधर आपका ये बंगाल की खाड़ी साइड स्थित है। भारत में विद्यमान सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हमको पता है कौन सा है, अरावली पर्वत है सबसे प्राचीन पर्वत, है ना, राजस्थान में। सतपुड़ा एवं विंध्य के मध्य कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के मध्य नर्मदा नदी बहती है। बहुत आसान क्वेश्चन। गर्जहाट की पहाड़ी, देखो गर्जहाट की पहाड़ी को निम्नांकित के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? ये उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे। ठीक, कहाँ है ये? उड़ीसा में है गर्जहाट की पहाड़ी, तो उसी के नाम पर यहाँ पर ये हम इसको जानते हैं, उड़ीसा का पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। देखो क्या बोल जा रहा है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? ठीक है, तो नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है ना, इस माउंट एवरेस्ट क्या कहते हैं? नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां पर निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी का निर्माण होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी का निर्माण होता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको मैपिंग में समझाया हुआ है। गिरनार की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी कहाँ है? ठीक है, तो जो गिर की पहाड़ी ना गुजरात में है ना, गुजरात याद रखेंगे। ठीक है, गुजरात में गिर की पहाड़ी या फिर गिरनार की पहाड़ी है, वहां पर हमको गिर नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है। देखो मेकिर की पहाड़ी, मेकिर की पहाड़ी कहाँ है? तो हम लोग क्या जानते हैं, एक मिकिर और बरेल नाम की पहाड़ी हमको कहाँ देखने को मिलता है? असम में देखने को मिलता है। ठीक है, और हम लोग अरुणाचल प्रदेश में अगर बात करें कौन कौन सी पहाड़ी है, तो वहां पर मैंने ट्रिक आपको बताया था। ठीक है, जैसे कि पटकाई बूम की पहाड़ी। ठीक है, ट्रिक को तो फिलहाल वीडियो देखेंगे तो वहां पर मतलब समझाया हुआ वहां पर देख लेंगे, है ना। पटकाई बूम की पहाड़ी है, और क्या है आपका डाफला है ना, मेरी है, मिसमी है, पटकाई बूम है। इस प्रकार से हम लोगों ने 5-6 पहाड़ियों के बारे में बात किया था। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 है। ठीक है, 1722 मीटर हम लोग अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी को देखते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। दोदा बेटा चोटी स्थित है कहाँ पर है? देखो अन्नामलाई में है कि नीलगिरी की पहाड़ी में कि विंध्याचल में, सतपुड़ा में, कहाँ पे है? तो हमको पता है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानते हैं इसको, दोदा बेटा को, है ना। इसको मतलब दक्षिण भारत की दूसरी चोटी के नाम जानते हैं। ये कहाँ पर पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, जो साइलेंट वैली है वो कौन से राज्य में पूछा जा रहा है? तो ये कहाँ है? केरल में है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन देखिए, सियाचिन हिमनद कहाँ है? तो ये हमको पता है कहाँ है। देखो अक्साई चीन के पूर्व में है बोला जा रहा है, लेह के पूर्व में है बोला जा रहा है, गिलगिट के उत्तर में है, या फिर नुब्रा घाटी के उत्तर में है। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा? नुब्रा घाटी के उत्तर में है। ठीक है, नुब्रा वैली पढ़ते हैं, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमको एक नदी देखने को मिलती है इस प्रकार से, नुब्रा नदी, श्योक नदी की जो सहायक नदी है ऐसे। तो यहीं पर एक वैली है, जिस वैली को हम लोग जानते हैं नुब्रा वैली के नाम से। ठीक है, तो नुब्रा वैली के ऊपर उत्तर में देखेंगे, मतलब ये नॉर्थ साइड, इस प्रकार से अगर देखेंगे, इधर अगर देखेंगे तो हमको मिलता है क्या? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। अरावली किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ठीक है, बताना है अब। ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन इसको कहते हैं, अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। अवशिष्ट पर्वत मतलब धीरे धीरे जिसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, मतलब धीरे धीरे क्या होते जाता है वो, बूढ़ी पर्वत हम उसको बोलते हैं, क्योंकि उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम होते जा रहा है। देखो नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है ये बोला जा रहा है, तो नेलांग घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? क्या क्या दिया है? पीर पंजल है, बनिहाल है, बुर्जिल है, जोजिला है। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ था, ये बनिहाल में स्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग कहाँ है? बनिहाल दर्रा में स्थित है। 25वां क्वेश्चन देखो, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोमडीला दर्रा है? ठीक है, बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है?
तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है क्या? है। लिपुलेख उत्तर प्रदेश दिया है, नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, दूसरे नंबर का ही, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा हम लोगों ने कहा देखा है? उत्तराखंड में देखा है। ठीक है, नाथुला हम लोग जानते हैं सिक्किम में है, जोजिला पता है लद्दाख में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जोजिला कहाँ है? जोजिला मैंने बोला लद्दाख में है, श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, ऐसे श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने का काम करता है जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है? अभी जस्ट हम लोग बात की है, किसमें है? सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला है, नाकुला है और एक जिलेपला है, 3 दर्रा हमको सिक्किम में देखने को मिलता है। तुजु दर्रा, ठीक है, तुजु दर्रा कहाँ है? अच्छा क्या बोले, कहाँ है नहीं, किस देश को जोड़ता है ये बोला जा रहा है? तो ये म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, म्यांमार को। ये जहां तक मणिपुर है ना, मणिपुर देख लीजिएगा, मणिपुर है कि मिजोरम है, जहां तक मणिपुर याद आ रहा है, तो ये क्या करता है? म्यांमार को कनेक्ट करता है, भारत और म्यांमार को, तुजु दर्रा। ठीक है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, नहीं होती है बोला जा रहा है। झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है। देखो झेलम जो नदी है ना, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, बाकी यहाँ पर तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? तो सबसे गहरी गर्त कौन बनाती है? सिंधु नदी बनाती है। सिंधु गौर जैसे इंडस गौर जो हम लोग देखते हैं, बुंजी नाम की एक जगह है जहां पर सिंधु नदी द्वारा एक मतलब कि गहरा गर्त बनाया जाता है। देखो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध कहाँ है? गांधी सागर बांध चंबल नदी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। गांधी सागर बांध कहाँ है? चंबल नदी में, मध्य प्रदेश में है। और गांधी सागर के बाद हम लोग राजस्थान में एक देखते हैं, जवाहर सागर। ठीक है, वो भी चंबल नदी में ही है। भारत पाक बगलिहार परियोजना है ना, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है बोला जा रहा है? तो भारत पाक बगलिहार, देखो बगलिहार, दुलहस्ती, सलाल, ये 3 परियोजना मैंने बताया हुआ था। ये तीनों हैं जम्मू कश्मीर में, और ये हमको देखने को मिलता है किसमें? चिनाब नदी में। ठीक है, भारत में हीराकुंड, देखो भारत में हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, महानदी पर है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर जो बांध है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इंदिरा सागर बांध का है, नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। मेट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? मेट्टूर बांध कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये कावेरी नदी पर है, ध्यान रखेंगे। मेट्टूर बांध कावेरी नदी में कहाँ है? तमिलनाडु में। अलमाटी, ठीक, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो एक कृष्णा नदी पर निर्मित है, और यह है कर्नाटक में। ठीक है, कृष्णा पर स्थित है और किसमें है? कर्नाटक में है। थीन बांध किस नदी पर बना है? थीन बांध बना हुआ है किस नदी पर? रावी है कि व्यास है कि झेलम है कि चिनाब है? चिनाब और झेलम तो नहीं है ना, व्यास भी नहीं है। ठीक है, रावी है। थीन बांध, इसको रणजीत सागर बांध भी कहते हैं। ठीक है, थीन बांध को क्या बोलते हैं? रणजीत सागर बांध भी कहते हैं, और पंजाब में स्थित है। ठीक है, पंजाब में। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी है, गोदावरी नदी पर है। ठीक है, जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में देखेंगे, गोदावरी नदी है, वहीं पर जायकवाड़ी बांध देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? नर्मदा दिया है, गंगा दिया है, क्षिप्रा दिया है, ताप्ती दिया है। ठीक है, सरदार सरोवर डैम ये कहाँ है? नर्मदा नदी में है। ठीक है, नर्मदा नदी में है, और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये हमको गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक, गुजरात में नर्मदा नदी में। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? वुलर झील है। ठीक है, वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ा झील। खारे पानी के बोला जाए तो क्या लेते? चिल्का झील लेते। ठीक है, खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील। अच्छा, वुलर झील है कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ कि कौन सी नदी के द्वारा ये वुलर झील का निर्माण होता है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में स्थित है। लैगून झील एक प्रकार का समुद्र का पानी अंदर घुसा है, बहुत लंबा झील है ना, ऐसे लंबा बना हुआ है। इस प्रकार जब केरल देखेंगे, यहाँ पर तैसा टाइप का लंबा सा बना हुआ है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? चिल्का झील कहाँ है? ये है।
45 देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी लैगून नहीं है। ठीक है, लैगून झील नहीं है बोला जा रहा है। तो वेम्बनाड दिया है, ये तो लैगून है। पुलिकाट भी दिया, ये भी लैगून है। लोकटक दिया है और चिल्का दिया है। लोकटक झील जो है लैगून झील नहीं है। ठीक है, मणिपुर में है ये। एक यहाँ पर देखते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहाँ पर। ठीक है, किबुल लामजाओ एक नेशनल पार्क है जो कि इसी लोकटक झील में है। इस प्रकार से तैरता हुआ नेशनल पार्क हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मणिपुर में। देखो अच्छा, ये होता क्या है लैगून झील, होता क्या है, मतलब यहाँ पर लैगून दिया है या फिर अनु बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या है। जैसे कि देखो इस प्रकार से हम भारत देखते हैं ना, ये भारत बोलो या फिर कोई भी जगह ले लो, तो इस प्रकार से ये है। मान के चलो यहाँ पर एक झील बन गया, कैसे बन गया, समुद्र का पानी अगर अंदर घुस गया, मान चलो यहाँ पर एक झील बन गया, समुद्र का पानी अंदर घुस गया तो झील बन गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। जब समुद्र का पानी स्थल वाले क्षेत्र में अंदर घुस कर किस प्रकार से अगर झील टाइप का बना लेता है ना, कुछ बैरियर बन जाता है बीच में, तो वहां पर पानी रुक जाता है, तो उसी क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं। इसका पानी खारा होता है क्योंकि समुद्र का पानी है। और पर्वत पहाड़ वगैरह भी या फिर नदियों के द्वारा कहीं पर अगर झील बनाया जा रहा है ना, डैम वगैरह बनता है ना, बड़ा सा कहीं डैम बन गया, मान चल हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात कर देंगे तो आपका ये खारंग झील बोल देते हैं, है ना, खूटा घाट। तो ऐसा टाइप का ये नदियों के द्वारा तो मीठे पानी की झील होता है। ठीक है, समुद्र का पानी मतलब कि वो खारे पानी की झील रहेगा। यहाँ पर देखो इसको, रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है ना, महाराष्ट्र में। रेगुर मतलब कि काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है ना, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, चावल है ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, ये सब दिया हुआ है। कम से कम रबी को याद रख लो, जायद फसल तो आपको याद रहेगा, सब्जी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जैसा टाइप के जो फसल होता है जायद फसल कहलाते हैं। बाकी यहाँ पर रबी को याद रखो, खरीफ को याद नहीं रखेंगे, बाकी वो रबी याद रहेगा तो खरीफ भी बन जाएगा, है ना। गेहूं चना ज्वार बाजरा सरसों तुअर मटर। ठीक है, गेहूं चना ज्वार बाजरा सरसों तुअर मटर ऐसे टाइप से रट के थोड़ा याद रखेंगे तो रबी याद रहेगा, बाकी यहाँ पर खरीफ बना लेंगे। ठीक है, रबी याद रहेगा तो खरीफ भी बन जाएगा। देखो क्या बोला जा रहा है 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो रबर उत्पादन करने में केरल राज्य पहले स्थान पर आता है। वर्तमान निम्नलिखित में से किस स्रोत से देश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। देखो देश में कौन सा स्रोत है जहां से सबसे अधिक सिंचाई होती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में नहरों के माध्यम से सिंचाई ज्यादा होता है, 52% हमको नहर से सिंचाई देखने को मिलता है। लेकिन अगर देश में पूछा जाएगा ना तो आप बता देना क्या, नलकूप। ठीक है, देश में नलकूप के माध्यम से सिंचाई आगे देखने को मिलता है, मतलब कि ज्यादा होता है। अरहर की सबसे ज्यादा पैदावार किस राज्य में होता है। अरहर का सबसे ज्यादा पैदावार किस राज्य में होता है। तो दाल के उत्पादन में सबसे ज्यादा हमको दाल के उत्पादन में तो हमको सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश देखने को मिलता है ना। लेकिन यहाँ पर ना महाराष्ट्र लिया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या लिया गया था, महाराष्ट्र लिया गया था। लेकिन वर्तमान में मतलब कि इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो अरहर के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, कर्नाटक आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, अगर हम एग्जाम के आधार पर देखें तो महाराष्ट्र लिया गया है, बाकी इस वर्ष के डेटा के आधार पर देखेंगे तो क्या लिया गया है, कर्नाटक लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल कर्नाटक को याद रखो। मक्का किस प्रकार का फसल है। मक्का खरीफ है कि रबी है कि क्या है। मक्का हमको देखने को मिलता है खरीफ फसल है। मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु कहीं कहीं पे हमको ये रबी फसल में भी उगाते हुए देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर क्या लिया गया है, खरीफ फसल लिया गया है। देखो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1965 से 70 के बीच में। ठीक है, 1965 से 70 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन से रबी फसल नहीं है, कौन से रबी फसल नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखा है, रागी जो है ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लो कहाँ पर था ये, है ना, रागी यहाँ पर नहीं दिया। अच्छा देखो यहाँ पर दिया, ठीक है, रागी। तो ये एक खरीफ फसल है, कौन सा, रागी, है ना। यहाँ पर देखेंगे बाकी यहाँ पर सरसों है, गेहूं चना ज्वार बाजरा सरसों तुअर मटर, ये सभी क्या चीज है, रबी फसल है। ठीक है, यहाँ पर हमको एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला था, रबी फसल नहीं बोला गया था ना, तो रबी फसल नहीं है, रागी रबी फसल नहीं। ठीक है, क्या चीज है, खरीफ फसल है।
खरीफ है। बाकी यहाँ पर मटर, सरसों, चना ये सब क्या चीज है? रबी फसल है। काल वैसाखी नॉर्वेस्टर क्या है ना? काल वैसाखी नॉर्वेस्टर ये ग्रीष्मकालीन तूफान होता है, ठीक है। ग्रीष्म काल में चलने वाली क्या होता है? एक तूफान होता है, मतलब कि मतलब मानसून से पहले क्या चलता है? बहुत आंधी तूफान चलना शुरू हो जाता है। कहाँ पे? असम साइड, ठीक है। असम, पश्चिम बंगाल, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी है ना, नॉर्थ ईस्ट के वाले जो राज्य हैं वहां पर आप देखेंगे तो ज्यादातर असम और या पश्चिम बंगाल को भी ले लो, ठीक है। पश्चिम बंगाल है, असम है, इस वाले क्षेत्र में बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। मतलब कि मानसून से पहले, प्री मानसून वहां पर मतलब एक तेज हवाएं चलती है और थोड़ी बहुत बारिश भी होती है, ठीक है। चक्रवात वगैरह आ जाता है और उस वजह से क्या हो जाती है? बारिश हो जाता है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि, है ना, मतलब कि आपको जून से पहले चलने वाली एक क्या है? तूफान है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली क्या चीज है? एक तूफान है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि गर्म हवाएं अगर बोले जाए ना, तो ये आपका इधर यूपी और राजस्थान वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में गर्म गर्म जो हवाएं चलती है इसको लू बोल देते हैं। अलग अलग जगह में अलग अलग इसका नाम रहता है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में रोहला राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान। 57 देखो, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फूलों की घाटी कहाँ है? वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है ये? उत्तराखंड में। किस राज्य में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। नागरहोल हो गया, बंदीपुर वगैरह जो है वो सब कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। नागरहोल, इसमें देखो क्या बोल रहा है, ये देखो, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है ना। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान विद्यमान है? तो ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कहाँ है? असम में है काजीरंगा। और कंचनजंगा कहाँ है? कमेंट करके बताओ, है ना। दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कंचनजंगा कहाँ है बता सकते हैं। देखो, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो ये 1973 में शुरू किया गया था। किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है? तो कहाँ है सबसे ज्यादा वन? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि वन आवरण की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ठीक है, साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी हम लोगों ने देखा था। ये केरल में है। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक पेट्रोलियम क्षेत्र है बोला जा रहा है? तो ये हमको पता है कहाँ है, ये बॉम्बे है, ठीक है। ये सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक कौन सा है? बॉम्बे हाई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम शोधक कारखाना है? तो ये कौन सा है? डिगबोई है, ठीक है। पेट्रोलियम शोधक कारखाना सबसे पुराना कौन सा? तो कौन सा है? डिगबोई है, ठीक। कमेंट करके बताना है कौन सा राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य किसका? अभ्रक का। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला प्राप्त होता है। भारत में एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला। लिग्नाइट जो कोयला होता है ना वो तमिलनाडु से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। लिग्नाइट कोयला कहाँ? तमिलनाडु से। जबकि एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ है ना? ये जम्मू कश्मीर। एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर। बिटुमिनस हमारे छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उड़ीसा से, इस वाले क्षेत्र से जो भी कोयला प्राप्त होता है वो क्या है? बिटुमिनस कोयला। छत्तीसगढ़ से कोयला प्राप्त होता है बिटुमिनस कोयला, ऐसा याद रखेंगे। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो ये मुंबई है ना। मुंबई बंदरगाह को भारत का प्राकृतिक बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा बंदरगाह कह दिया जाता है। नहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये भी कहाँ है? मुंबई। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म को विश्व का सबसे लंबा
प्लेटफॉर्म माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है? ठीक है, मतलब कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट है बोला जा रहा है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट कौन सा है? तो ये गंगा भागीरथी हुगली नदी पर जो नेशनल वाटरवे बना है ना, उसी क्या कहते हैं? नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो नेशनल वाटरवे है वो ब्रह्मपुत्र नदी में असम में हमको देखने को मिलता है। तीसरा हमको केरल में देखने को मिलता है ना। और उसके बाद चौथा हमको ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। पांचवा फिर से हमको उड़ीसा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस प्रकार से देख लेना कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा नेशनल वाटरवे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मुंबई। स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? ठीक है, 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? तो ये 7वां क्रम था, मतलब 7वें क्रम का था। 2011 की जनगणना अब तक की 15वीं क्रम का था, लेकिन स्वतंत्र भारत में अगर पूछा जाएगा ना तो क्या बोलेंगे? 7वीं क्रम का। स्वतंत्र भारत में जनगणना का क्रम कौन सा है? मतलब कि 2011 की जनगणना कौन से क्रम का था? 7वीं क्रम का था। लेकिन भारत में अब तक हुए कुल जनगणनाओं में अगर देखा जाए, ठीक है, तो कौन सा रहेगा? 15वीं जनगणना के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। ठीक है, 1972, हाँ 1972 के आसपास। 1972 क्या है देखना पड़ेगा। ठीक है, कब पहला जनगणना हुआ था देख लीजिएगा, आप लोग सर्च करके देखिए। 1972 नहीं है, 1872 है जहां तक देख लेंगे। ठीक है, कौन सा है? 1872 या 71 है, देखना है आपको। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है? साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम कहाँ है? बिहार में है ना। सबसे ज्यादा कहाँ है? केरल में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या चीज है? महिला साक्षरता दर कहाँ है? 1 मिनट। हाँ, जनगणना, अच्छा 1 मिनट, महिला साक्षरता सिंपल साक्षरता दर दिया हुआ है। साक्षरता दर कितना है? 74.04% है ना, 74.04% ये दिया हुआ है। 74% हमको साक्षरता दर मिलता है। महिलाओं को पूछा था 65 के आसपास हमको लेना होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल के बाद किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल के बाद सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला है मिजोरम, लगभग 91% वहां पर साक्षरता दर है। किस जनगणना वर्ष में भारत में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? तो ये किया गया था 1921 की जनगणना में नकारात्मक मतलब कि नेगेटिव जो वृद्धि दर है वो दर्ज किया गया था। इसीलिए इसको ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट डिवाइड ईयर के नाम से इसको जानते हैं। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या क्या थी? तो 121.02 करोड़ थी। ठीक है, बोलते हैं ना सवा सौ करोड़ देशवासियों, ऐसे बोलते हैं। मोदी जी सुने होंगे बहुत सारे भाषण में। तो सवा सौ मतलब कि 125 के आसपास। तो ये कितना था 2011 में? 121.02 करोड़। 2011 की जनगणना भारत की जनसंख्या घनत्व क्या थी? 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या घनत्व क्या थी? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है? तो हम लोगों ने क्या देखा? 15वीं क्रम का। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये 17% लगभग। ठीक है, 17.5%। पूरे विश्व का जनसंख्या का हमारे भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या है? 17%। ठीक है, इसके बाद देखो, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? केरल की है। ठीक, केरल में सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का है। किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजक मतलब कि महान विभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था 1921 को कहते हैं। ठीक है, जनगणना पहली जनगणना को देख लेंगे। ठीक है, कब हुआ था? ये 1921 में। तो अभी देख रहे ग्रेट डिवाइड ईयर मतलब कि लगभग 1881 में। पता है कि वो तो नियमित जनगणना है वो शुरू किया गया था, लेकिन 1881 से पहले भी जनगणना शुरू हो चुका है। जहां तक याद आ रहा है 1872 या 71 है। ठीक है, उसको आपको चेक कर लेना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता कितना है? तो ये 65.46% है ना, महिलाओं की साक्षरता दर।
भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति सबसे ज्यादा हमारे भारत में है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करता है? मुंडा जनजाति निवास करता है कहाँ? झारखंड में। ठीक है। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करता है कहाँ पे? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करता है भील जनजाति। 93 देखो, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? बोले जाते प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से संबंधित है। मलाज खंड किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो तांबा। ठीक है, तांबा खनिज मिलता है मलाज खंड में, एमपी। निम्न जीवमंडल निचयों मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में जमाना है। तो इसको मैं ट्रिक बनाकर बताता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से नंदा नीलदिही, पीएसएस, अचानक आग, पानी में, ऐसा टाइप से मैं ट्रिक बना करके समझाया हूँ, देख लीजिए जाकर वीडियो को। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? नंदा, फिर पंचमढ़ी, फिर अगस्त्यमलाई, फिर पन्ना, पंचगंगा। ठीक है, अचानक आग, पानी में से बताता हूँ। तो अचानक में रहता है, फिर अगस्त्यमलाई रहता है, पन्ना रहता है, ऐसा टाइप का। इससे पहले यहाँ पर नंदा नीलदिही, पीएसएस, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पर एक ट्रिक बनता है। बांकापुर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, किस राज्य में है? एक तो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बाकी यहाँ सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो 97 बताइए, निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है? तो ये हमको पता है कि ग्रेनाइट में जो सिलिका की मात्रा है ना, वो 65% से अधिक होता है। प्राथमिक चट्टान किससे कहते हैं? आग्नेय चट्टान को कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं रहता है। ठीक है, बाकी सब में हो सकता है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है ना? तो ये जो हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच जो मीन टाइम है, ठीक, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। यहाँ पर जो ग्रीनविच माध्य समय जो बोला जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। तो हमारे जो भारत को जो आईएसटी है ना, वो ग्रीनविच से देखा जाए तो लगभग 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, 5.5 घंटा। चलो, तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन हो गया। इसका पीडीएफ देखिए, डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, लिंक मिलेगा, तो वरना हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप नंबर ये है, या फिर हमारे एप्लीकेशन में चेक करिए, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में चेक करेंगे तो वहां पर प्रॉपर तरीके से आपको फोल्डर वगैरह जो भी मिलेगा वहां पे मिल जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।